नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय शो आप देख रहे हैं। मॉनसून की शुरुआत होते ही देश के कई राज्यों से आफत की तस्वीरें भी सामने आई और इस वक्त स्टूडियो में जिस तरह की तस्वीर हमने आपके लिए बनाई है, इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि कई राज्यों का क्या हाल है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से नदियां उफान पर हैं और लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड का हाल दिखाते हैं, जहां मॉनसून के आगाज के साथ ही नंदाकिनी, अलकनंदा जैसी नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं और बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। जून महीने में जब बारिश से ऐसा बुरा हाल है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखिए। डूबती नाव, कूदती जिंदगी, दरकते पहाड़, नदियों की दहाड़, डूबते मंदिर, खूंखार होता पानी। मॉनसून ने दस्तक क्या दी, खौफ के साए जमीन पर नजर आने लगे। उत्तराखंड में मुसीबत के बादल मंडराने लगे। जिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आती थी, आज उस मंदिर में अपनी सीमाएं लांघकर अलकनंदा भगवान को स्नान कराने पहुंची है। मंदिर के गुंबद तक पानी पहुंच चुका है। अलकनंदा उफान पर है और लहरों का शोर खौफ पैदा कर रहा है। इलाके में 2 दिनों से बारिश हो रही है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जीवनदायिनी, मंदाकिनी और पिंडर नदी के हुंकार ने इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पहाड़ सरेंडर कर रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कुछ ऐसा होता है। सफर का पानी और पत्थरों के बीच आकर अटक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1 दर्जन जगहों पर भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है। सारी नदियां पूरी तरह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं दूसरी ओर अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर है। लाल संकेत के तौर पर अगर देखा जाए तो एक मार्क है जिसे नदी बहुत पहले ही पार कर चुकी है। ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग का है, जहां पर शिव की मूर्ति पूरी तरह से डूब चुकी है। पूरे घाट जलमग्न हो चुके हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शिव भगवान की ध्यान लगाए प्रतिमा और नीचे पूरे जोर से बहती नदी। टिहरी में भी 24 घंटे की बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घाट पार कर नदियों का पानी मंदिरों तक पहुंच गया है। भिलंगना नदी, बालगंगा नदी, नैलचामी नदी सहित सहायक नदियां उफान पर हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर। गंगा नदी के किनारे में जाए। आज तक ब्यूरो। लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इस वजह से वहां से भारत आने वाली नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसीबत खड़ी कर रही हैं। इन दोनों राज्यों में लगातार बारिश से हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। बिहार के छपरा, गोपालगंज जैसे शहरों में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी से घिरे लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बाढ़ की मुसीबत झेल रहे इन लोगों के लिए भी आगे बड़ी लड़ाई है।
उफनती नदी में एक नाव पर जिंदगी की जंग जारी है। नाव का आधा हिस्सा डूब चुका है और आधा हिस्सा डूबने वाला है। नाव पर सवार लोग जान बचाने के लिए ऊपर के हिस्से पर चढ़ जाते हैं, लेकिन नदी की हुंकार ऐसी कि चंद सेकंड में नाव टाइटैनिक की तरह डूब जाती है। नाव में 15 लोग सवार थे जो नदी में तैरते नजर आने लगते हैं। अच्छी बात यह थी कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। छपरा की एक और तस्वीर देखिए, जहां दुल्हन ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी विदाई नाव पर होगी। पहले कोरोना का कहर और फिर हालात सुधरने के बाद शादी का प्लान बनाया तो मौसम की मार। गंडक नदी ने गांवों को काट दिया, सड़कें डूब गईं, लेकिन दूल्हा भी इस बार ठान कर बैठा था, शादी करके दुल्हन ले ही जाएगा। ऐसे में नाव के सहारे दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। घरों में पानी, खेत में पानी, सरकारी दफ्तर में पानी। गोपालगंज में मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जिंदगी पानी पानी हो गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जिन्हें मदद नहीं मिल पाई वो छतों पर जिंदगी बिता रहे हैं। सड़कों से गाड़ियां गायब हैं, बस नाव का सहारा है। रक्सौल में पानी के जोर से बांध टूटा तो इलाके में तबाही आ गई। करीब आधा दर्जन पंचायतों में घुटने से ऊपर पानी भर गया है। स्कूल की इमारत, खेत, मकान सब कुछ जलमग्न है। लोग जान बचाने के लिए किसी तरह गांव छोड़कर भाग रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब बात पीएम मोदी के मिशन कश्मीर की, जहां पूरी तरह से हालात सामान्य करने के लिए सरकार ने बड़ी सियासी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मुलाकात हुई। गृह मंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल और आला अधिकारियों ने चर्चा की। और अब पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक बुलाई है। जून के महीने में जम्मू कश्मीर का सियासी पारा अचानक चढ़ना शुरू हो गया। कश्मीर की वादियों में बदलते मौसम के साथ सियासी बयार भी बहने लगे। घाटी की सियासत में हलचल है और इसकी वजह है 24 जून को पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली बैठक। माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली इस मेगा बैठक में फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है, ताकि प्रदेश में रुकी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाली बैठक के लिए सभी दलों से संपर्क साधा जा रहा है। कश्मीर और जम्मू के 16 दलों से संपर्क साधा जाना है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर किसी भी दल को पीएम मोदी से मुलाकात का न्योता नहीं भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री की इस पहल का पार्टियां स्वागत कर रही हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पर डिसीजन हुए हैं जिसके कारण से थोड़े लोग भी एडामेंट हैं। उनको लगता है कि शायद जिस प्रकार से ये डेमोक्रेटिक सेटअप में बात सुनी जाती है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो मुझे लगता है कि सेंटर जरूर इस पर नजर रखेगा। अभी हमारी एक टीम केंद्र को इस सारे मामले के बारे में अवगत कराया है, तो इन सब पर चर्चा हुई है, तो निश्चय ही कोई अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वो किसी भी लेवल पर बात करें, किन भी लोगों को बुलाएं और मसले को आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के वसाइल क्रिएट हो। इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी भी लेवल पर हो, वी अप्रिशिएट दिस वे ऑफ डीलिंग। बातचीत की ये पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने केंद्र पर करारा हमला बोला था।
लेकिन करीब 2 साल बीतने के बाद इन पार्टियों के रुख में बदलाव आया है और अब केंद्र की कोशिश सियासी बर्फ को पिघलाने की है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर की पार्टियों के गुपकार समूह ने भी केंद्र से बातचीत को लेकर नरमी के संकेत दिए थे। उधर सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने बैठक के लिए हामी भरी है, लेकिन वो फाइनल फैसला पार्टी की बैठक के बाद करेंगी और एक फैसला लिया जाएगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इस बारे में क्या रवैया होगा, आगे का जो लाहेअमल होगा उस पे गुफ्तगू शुनीद होगी और डिसीजन लिए जाएंगे कि इसमें पार्टिसिपेशन करने वगैरह को लेके पार्टी का क्या रुख रहेगा, आगे का क्या लाहेअमल रहेगा। वहीं पीपल्स पार्टी के सज्जाद लोन अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी भी बातचीत के पक्ष में हैं। Almost all the political parties, if invited, should go and talk about the day-to-day issues and the political issues and whatever we require. जम्मू कश्मीर में साल 2018 से चुनाव लंबित है, तब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया था। जम्मू कश्मीर में नए सियासी हलचल की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद से ही शुरू हो गई। शुक्रवार को अमित शाह ने कश्मीर पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। युवाओं को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्राप्त हों, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसको लेकर के उत्साह बहुत है देश में, तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आवे, दूसरा फोकस था। तीसरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और सिक्योरिटी सिनेरियो आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है, तो सभी पैमानों पर मैं कह सकता हूं कि जितने पैरामीटर्स हैं पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन गृह मंत्री जी ने इस बात पर बल दिया इसे और बेहतर करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की अटकलों के बीच परिसीमन आयोग भी एक्शन में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीएम को चिट्ठी लिखकर मतदाताओं से जुड़ा आंकड़ा मांगा है। परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को नए सिरे से तय करना है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के पहले तक जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें थीं। कश्मीर डिवीजन में 46 विधानसभा सीटें थीं और लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें थीं। लद्दाख के अलग हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 87 में से फिलहाल 83 सीटें बची हैं। यानी सारी कोशिश और कवायद इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी दलों को साथ लाना होगा, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक से हो सकती है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अब आगे इस पूरे मामले में 24 तारीख को जो बैठक होने वाली है, क्या निकल कर आता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई की, जहां अगले चुनाव में जीत के लिए बीजेपी सभी को साधने की कोशिश पे लगी हुई है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भी कुछ और नेताओं को अहम पद दिए जा सकते हैं। ये चेहरे कौन हो सकते हैं और इसके पीछे बीजेपी का दांव क्या है, अब जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। नए चेहरे हैं, नया दांव है, सत्ता की जंग है, ये यूपी का चुनाव है। इस चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी हर दिन नए नए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है और इस समीकरण के 2 सबसे नए चेहरे आपके सामने। पहली तस्वीर है पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले एके शर्मा की, जिन्हें चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी देकर यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर में जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी यूपी में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। पहले एके शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें जोरों पर थी, लेकिन पार्टी उपाध्यक्ष जैसे अहम पद के बाद अब उन पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि विरोधी इस फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। योगी जी और
मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है ये। आज ये साबित हो गया कि मोदी जी जो कहते थे कि उनके चेहरे पे सरकारें बनी हैं, उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री बनवाने की नहीं। और किसी तरह बेचारे शर्मा जी को संगठन में शामिल करके रास्ता ढूंढा जा रहा है अपना सम्मान बचाने का। लोकतंत्र में इस तरह की आंतरिक लड़ाई लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। वहीं जितिन प्रसाद उन ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे जिसे कुछ समय से बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन ने अपनी शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पधारे हैं जितिन प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता। आप तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं आज तक पे लखनऊ एयरपोर्ट जितिन प्रसाद आए और भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, माले पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जितिन के समर्थक हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जितिन प्रसाद की, किस तरह से यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं जितिन प्रसाद का। और जब सवाल ब्राह्मण वोटरों को लेकर हुआ तो कह दिया कि बीजेपी की नीति ही सबका साथ सबका विकास है। देखिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, अब यहाँ देख लीजिए, सभी इसको साथ लेके सभी वर्गों को मैं चलता हूँ। प्रयास मेरा रहता है जहाँ जनता के हितों की रक्षा की जरूरत है, जितिन प्रसाद। सिर्फ ब्राह्मण वोट ही नहीं, चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी हर वर्ग को साधने का प्लान तैयार कर रही है। और इस कड़ी में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीएल संतोष ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस कवायद का असर मोदी सरकार के अगले मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से किसी दलित को मंत्री बनाने पर सहमति बनी है। इसके साथ किसी जाट नेता को भी अहम जिम्मेदारी देकर किसान आंदोलन के असर को कम करने की कोशिश है। साथ ही यूपी से ही किसी गैर यादव ओबीसी नेता को भी अहम पद दिया जा सकता है। इन तैयारियों के बीच संगठन मंत्री बीएल संतोष 21-22 जून को 2 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद यूपी में दोबारा बीजेपी की जीत तय करने के लिए कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चलिए यूपी से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। वहां भी आगे किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इस बात की चर्चा गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात के बाद से ही हो रही है। दिल्ली के दौरे पर आए जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से 3 दिनों में 2 बार मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ पर कई बार हमला बोल चुकी हैं और बीते दिनों जब बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी, तो इस बहाने ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे। Listen to my sane voice, rise to the occasion and try to wipe। उधर दिल्ली पुलिस 15 अगस्त की तैयारियों में अभी से ही लग गई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली के एक मॉल में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बम रखे होने की कॉल पर फौरन एक्शन की तैयारी की गई। कॉल मिलते ही स्थानीय थाने, स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और बम को डिफ्यूज करने का काम शुरू कर दिया। इस कॉल के तुरंत बाद ही मॉल से एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद कर दिया गया। स्वाट और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने भी इस ड्रिल में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीमों ने किस तरह से मिलकर मॉक ड्रिल किया। यकीनन आगे आने वाला वक्त और चुनौतियों भरा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और इसी की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के कारण आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कैसे मॉक ड्रिल की गई। मॉल में भी सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। बम रखे होने की एक कॉल पर फौरन एक्शन की तैयारी, बिल्कुल उसी तरह से अगर जिस तरह खबर सामने आती है कि यहां पर कुछ इस तरह के बम या कुछ भी ऐसा जिसको लेकर संदेह है, उसको लेकर जो भी एक्शन प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश की जाती है, वही दिल्ली पुलिस की इस टीम की ओर से किया गया है। बम की कॉल पर जाबाजों का एक्शन जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कॉल आते ही स्थानीय थाने, स्पेशल सेल और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच गई और फिर बम को डिफ्यूज करने का काम शुरू किया गया। इस कॉल के तुरंत बाद ही मॉल से एंट्री और एग्जिट
दोनों ही बंद कर दिया गया। स्वात और एंटी टेरर ऑपरेशन करने वाली टीमों ने भी इस ड्रिल में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। किस तरह से बाकायदा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि बम की खबर आने के बाद हमारी टीमें लग जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस पूरे के पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम उसका रुख करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार घटता हुआ चला जा रहा है। बड़ी और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना से राहत मिली है। कोरोना संक्रमण दर अब 0.18 पर पहुंच चुका है। ये एक बहुत अच्छी खबर। इसको 0.0 में तब्दील किया जाना अब जरूरी है। 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है। हालांकि आगे आने वाले वक्त में ये आंकड़ा पूरी तरह से घट जाए, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। 135 नए मामले एक दिन में यानी कि बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। यानी कि पिछले कुछ महीनों को अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ बीते दिनों को, तो उसके मद्देनजर कम से कम आज की एक अच्छी खबर सामने आई है। 26 फरवरी के बाद सबसे कम संक्रमण दर राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में। हालांकि 7 लोगों की जान गई है, जो दुखदाई है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा घटकर 135 आ गया है। सिर्फ 135 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब ये जल्द से जल्द नए मामले भी घटे और मृत्यु दर का जो आज 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई, वो भी खत्म हो जाए, इसी उम्मीद के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। लेकिन मिल्खा द ग्रेट आखिर कैसे बनी, उनकी शानदार कहानी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।